टॉपिक स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बेटा। इसके अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना, इसका यूनिट कोई भी नहीं होता बेटा, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा N21, तो इसको पढ़ा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1। ठीक है बेटा, N21 याद रखना, अगर N12 होगा तो क्या लिखेंगे, N1/N2। और बेटा यही किसके इक्वल होता है, V1/V2 के। लास्ट क्लास में बताया था बेटा, यही λ1/λ2 के इक्वल होता है। जिसको नहीं पता है बेटा ये लिख लेगा। ठीक है ना। तीसरा बताया था बेटा स्नेल्स लॉ, मैं बस हाईलाइट दे रहा हूं। तीसरा बताया था बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर फर्स्ट लॉ तो पता है, तीनों एक प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। इसके बाद बेटा इसमें एक लॉ पढ़ा था हमने, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू N21। मतलब जिस मीडियम में लाइट जाती है उसको पहले लिखते हैं, और जिससे लाइट आती है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये बस लास्ट क्लास का रिकैप है, बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, तो एक बार नोट से देख लेना है। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, और स्नेल्स लॉ का भी हमें टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ आपको याद रखना है। इसमें बेटा N21 तब लिखा जा रहा है जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अगर उल्टा होगा तो N12 लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इतना याद रखना है बस। चलिए बेटा, तो आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने और पढ़ाया था, एक और टॉपिक पढ़ाया था बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो याद है ना, एक बार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का देख लीजिएगा। उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं था, एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास बेटा, ये ग्लास स्लैब वाले न्यूमेरिकल से। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो 30 डिग्री है। ये N1 की वैल्यू 1 है, तो N2 की वैल्यू आप निकालिए। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बेटा कि एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री है, N1 की वैल्यू 1 है, और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। जल्दी करिए। ओहो, ये एंगल 30 डिग्री है, अब निकालो बेटा। ये वाला एंगल 30 होगा, सही बात है। अब निकालो। आ जाओ बेटा, ये वाला एंगल 30 होगा। अब निकालो बच्चों, गलती से ये दिया था, ये 45 ही होगा, क्योंकि इमरजेंट रे इक्वल होता है, इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल होता है। ठीक है, नहीं आया बेटा। स्नेल्स लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ लगाओ फटाफट। स्नेल्स लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ। sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R इक्वल टू N21, sin I अपॉन sin R इक्वल टू N21। स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ देखो, हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना बेटा। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, डायग्राम सही से बना नहीं, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री।
अरे ये दोनों एक, कल के डायग्राम में देखो ये दोनों इक्वल होते थे, तो बेटा स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे आई कितना हो गया 45, आर कितना हो गया 30, तो बेटा उस फॉर्मूले में रखो साइन 45 अपॉन साइन 30, बेटा ये किसके इक्वल होगा n2, 1 को क्या लिख सकते हो n2 अपॉन n1, n1 किसके इक्वल है 1 के, तो बेटा साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो बेटा 1/2 को डिवाइड करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल टू n2, इसको कैंसिल करोगे बेटा ये √2 के इक्वल आएगा, तो n2 विल बी इक्वल टू √2, √2 को चाहो तो लिख सकते हो 1.414, ये n2 की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ लगाया है बस डायरेक्ट, जितने लोग क्लास में स्नेल्स लॉ याद रखेंगे, सारा एप्लीकेशन यहाँ पे स्नेल्स लॉ का है। स्नेल्स लॉ क्या होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 पूरे रिफ्रैक्शन में, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आगे चले, ठीक है। क्या हुआ आरुष, हाँ बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक टॉपिक होता है एपरेंट डेप्थ, हेडिंग डालना एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, बेटा एनसीईआरटी में अंदर टेक्स्ट के इसका शायद आपको न मिले फॉर्मूला, लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे आप इंड एक्सरसाइज में तो इसके क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। एपरेंट डेप्थ का डेराइवेशन मैं नहीं करा रहा, हालांकि डेराइवेशन में बहुत आसान होता है इसका, मैं अभी आपको डायरेक्ट इसका बता रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि डेराइवेशन सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा इधर आपने देखा है स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो ऊपर दिखता है, या कोई बकेट है, बकेट के बॉटम में अगर आप कॉइन रख दें तो बेटा वो कॉइन आपको ऊपर दिखाई पड़ता है, ये एक्सपीरियंस सबने किया होगा ना बेटा, अगर कॉइन रखोगे, हाँ कॉइन रखोगे तो कॉइन बेटा ऊपर दिखाई पड़ता है, बैठ जाओ जल्दी से, ध्यान से देखो इधर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो बेटा ऐसा क्यों होता है, तो किसी भी चीज को देखने के लिए हम किसी चीज को कैसे देखते हैं बच्चों, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूं तो उस पर लाइट गिर रही है, गिरने के बाद मेरे आईज में जा रही है, तब मैं देख रहा हूं ना, तो अगर इस कॉइन को देखना है, बाहर से कोई देख रहा है तो इस पे लाइट गिरनी चाहिए, गिर के लाइट फिर बाहर की तरफ आनी चाहिए ना, तो बेटा इस पे कितनी लाइट गिर के बाहर की तरफ आ रही होगी, तो आंसर है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज निकल गिर के इसके ऊपर बाहर की तरफ आ रही होगी। लेकिन बेटा हम स्टूडेंट हैं, हमें स्टडी करने के लिए केवल 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, बेटा हम इमेज फॉर्मेशन कितने रे से करते हैं 2 रे से, तो क्या इमेज केवल 2 रे से बनता है, नहीं बेटा हम स्टूडेंट हैं, हम बस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इनफाइनाइट रेंज में कोई भी 2 रे ले लेते हैं जिससे हमें आइडिया लगे कि इमेज कैसे बनता है, तो बेटा एक रे बिल्कुल आसान वाली ले लेंगे कि इसके ऊपर कोई रे गिरने के बाद सीधे तो जा रही होगी ना, तो जो सीधा रे जा रही होगी बेटा वो अनडेविएटेड पास होगी, क्योंकि एंगल आई जब 0 होगा तो एंगल आर भी क्या होगा 0 होगा। एक रे और लेना है बेटा तो कुछ एंगल पे ले लो, दूसरी रे इस कॉइन पे गिर के ऊपर की ओर आ रही होगी तो ऐसे आ रही होगी, तो बताओ अभी मैं मान रहा हूं बेटा ये पानी है, एयर है, तो हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, समझ रहे हो ना, डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो बेटा रे ऐसे हो जाएगा, तो हमारे ह्यूमन आई को ये दोनों रे दिखाई पड़ेंगी जो डाइवर्ज है, तो इसको क्या फील होगा कि ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको मैं पीछे बढ़ाऊं बेटा, पीछे बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो ये कॉइन हमारी आई यहां ना देख के यहां देखेगी, समझ रहे हो कि नहीं, कॉइन से जो रे चली वो एक तो सीधी चली गई, दूसरी रे को मैंने कुछ तिरछा करके भेजा तो बेटा वो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ, जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड होगा तो हमारी आईज में ये वाली रेज जाती है ना कि ये वाली, तो ये आई हमारा क्या परसीव करेगा, क्या सोचेगा कि ये जो कॉइन है वो यहां पे है, बेटा ये इल्यूजन है, ठीक है ना, तो इसका ये बोलते हैं बेटा रियल डेप्थ, रियल डेप्थ को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो डेप्थ अभी हमें दिखाई पड़ रहा है उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बेटा डी और एच, डी क्या है एपरेंट डेप्थ, डी क्या है बेटा एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ताकि बेटा प्रूफ भी कर सकते हैं, H/N21 होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है H/N21, H D इक्वल्स टू H/N21, ये इसका फॉर्मूला होता है, D इक्वल्स टू H/N21 बेटा, ठीक है, ये याद रखना है, D यहां पे कौन सा डेप्थ है एपरेंट डेप्थ,
बेटा एच कौन सा डेप्थ है? रियल डेप्थ। एच कौन सा डेप्थ है? रियल डेप्थ। रियल कितना उसका थिकनेस है बेटा? ये कॉइन कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है, ये कॉइन कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। और बेटा एक्स का नाम होता है एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट मतलब ये कॉइन कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। एच और डी के टर्म में कैसे निकालोगे बच्चों? एच और डी गिवन है तो आप कैसे निकालोगे कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है? ये कॉइन कितना ऊपर शिफ्ट हो गया बताओ? एच माइनस डी। बेटा एच अगर रियल डेप्थ है, डी एपरेंट डेप्थ है, तो कॉइन कितना ऊपर शिफ्ट हुआ? तो इसका जो एच माइनस डी, एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो? एच माइनस डी। ये एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है और ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। एच यहां पे क्या है? रियल डेप्थ। अभी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है ना? ये सब न्यूमेरिकल आजकल मतलब बोर्ड में आते हैं इसके, तो ये आपको देखना है, ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, लिखो, बना लिया? रियल डेप्थ, एच इज रियल डेप्थ। एच लिख लेना जितने लोगों को पता नहीं। एच क्या है यहाँ पे? एच रियल डेप्थ है। डी क्या है बेटा? एपरेंट डेप्थ है। डी एपरेंट डेप्थ है, एच रियल डेप्थ है। एक्स क्या है? एपरेंट शिफ्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो बेटा। अगर N21 यहां लिखा है, अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो ऊपर क्या मान लोगे? एयर। तो एयर का N1 कितना हो जाएगा? 1। बेटा अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो ऊपर आप एयर मान सकते हैं, तो एयर का N1 कितना होता है? 1। तो N21 है तो वो डायरेक्ट N2 बाई N1 होगा, तो N2 के ही इक्वल आ जाएगा क्योंकि N1 तो 1 है ना। लिखो लिखो बेटा, ए न्यूज पेपर लेटर, ए न्यूज पेपर लेटर, ए न्यूज पेपर लेटर सीम्स टू राइज, सीम्स मतलब प्रतीत हो रहा है, seems to rise by 2 centimeter. A newspaper letter seems to rise by 2 centimeter when it is seen through a glass slab, when it is seen through a glass slab of refractive index 1.5 which is placed over it, refractive index 1.5 which is placed over it, तो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ए न्यूज़पेपर लेटर सीम्स टू राइज बाय 2 सेंटीमीटर when it is seen through a glass slab which is placed over it, then find the thickness of the glass slab। बेटा ये क्वेश्चन है कि थिक ग्लास स्लैब का आपको थिकनेस बताना है कि ग्लास स्लैब कितना थिक होगा। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ। अरे ऑफिस वगैरह में ऐसा नहीं होता है बच्चों, टेबल ऐसे टेबल रखा होता है, वो कांच का होता है, उसके नीचे पेपर वगैरह रख दिया तो न्यूज़पेपर लेटर ऊपर उठ जाएगा ना, उठा हुआ लेटर आपको दिखाई पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है कितने से उठ गया? 2 सेंटीमीटर से उठ गया। तो अब आपको बताना है बेटा कि उस ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या होगा। बस ये सोचो कि आपको क्या आता है और उसमें क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज निकालना है। इस टर्म में सोचो बच्चों, क्या गिवन है, क्या निकालना है। 3 डिस्टेंस है एच, डी और एक्स। अब ये सोचो ये 2 सेंटीमीटर क्या है? एच है, डी है कि एक्स है? एक्स है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूज़पेपर लेटर इतना राइज हुआ है, तो राइज होने का मतलब वो क्या है? एक्स है। तो लिख लो एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आगे सोचो, अब एक्स का फॉर्मूला एच माइनस डी होता है और हमें क्या निकालना है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब एच निकालना है। बेटा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब क्या होगा? एच होगा ना, तो एच निकालना है। अब निकालो फिर, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा। डी के जगह ये पुट कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी करो बच्चों, ये डी के जगह ये पुट कर दो ना, h अपॉन N21। एच को कॉमन ले लो बाद में। बेटा डी के जगह h अपॉन N21 पुट करके h को कॉमन ले लो और N21 N2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि N1 एयर है। फटाफट कितना विनोद? 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है।
6 सेंटीमीटर इसका आंसर है बेटा। एक और क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि एक माइक्रोस्कोप से एक बीकर को देखा जा रहा है, बीकर के बॉटम को। अब बीकर में पानी भर दिया, तो माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर करूं कि इमेज सही से दिखाई पड़ेगा? तो जितना ऊपर आया उतना ही आपको ऊपर करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। समझ में आया ना? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो तुम लोग जितना ऊपर आएगा उतना माइक्रोस्कोप ऊपर होगा, तो मतलब कुल मिला जुला के x निकालना होगा। इस क्वेश्चन में x निकालना है बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन h n2 डी की जगह वो रख लो बेटा, h को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन n2 कितना दिया? 1.5 यानी 3/2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/2 दिया है, 1.5 मतलब 3/2, तो बेटा h अपॉन ये 2 सेंटीमीटर दिया है, 1 माइनस उल्टा कर लो 2/3 आ जाएगा, तो यार 3 माइनस 2 अपॉन 3 आएगा। तो ये इस तरह से, तो h2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 3, तो बेटा h की वैल्यू कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना? ऐसे कर लो सर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है बाकियों की तुलना में, ठीक है ना? ये वाला आपको याद रखना है कि ये ज्यादा यूज करेंगे हम। आगे चलें, बच्चों इसमें अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्रिटिकल एंगल का पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल IC, क्रिटिकल एंगल, ठीक है? देखो बेटा, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, critical angle, it is the angle of incidence at which angle of refraction, it is the angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree, at which angle of refraction become 90 degree when light travel from, when light travel from denser medium to rarer medium, it is the angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree when light travel from denser medium to rarer medium, when light travel from denser medium to rarer medium, when light travel from denser medium to rarer medium। देखो बच्चों, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। 2025 में भी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था और अच्छा न्यूमेरिकल था 2025 में भी, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, अब इसको समझो, ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही हो, उसके पहले नहीं आएगा, ठीक है बेटा? तो देखो, जैसे मान लो डेंसर मीडियम है, ऊपर मीडियम रेयरर है, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां से रे भेजा तो बेटा ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। आप एंगल और बढ़ा लो, एंगल और बढ़ा लो बेटा, जब एंगल और बढ़ाओगे तो और ज्यादा बेंड होगी। आप एंगल और बढ़ा लो, तो जब एंगल आप और बढ़ाओगे तो और ज्यादा बेंड होगी ना। अब एक एंगल ऐसा आ सकता है कि जिसपे ये बिल्कुल इसके पैरेलल चली जाए, ये बिल्कुल, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एकदम इसके पैरेलल चली जाए, वाटर के पैरेलल चली जाए, तो बेटा ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस सिचुएशन में कितना होगा? 90 डिग्री। तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? क्रिटिकल एंगल। अभी बनाना मैं ड्राइंग में बता रहा हूं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या होगा? अगर मैंने एंगल और बढ़ाया तो क्या होगा? बेटा एंगल और बढ़ाओगे तो चमत्कार हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। क्यों? एंगल अब और बढ़ाओगे तो लाइट वापस मीडियम में आने लगेगी। तो अब देखो चमत्कार ये कैसे है बेटा, ये मान लो पानी है, ऊपर हवा है, लाइट पानी से टकरा के वापस अंदर आ रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है पानी, लेकिन लाइट बाहर न जाके अंदर ही आ रही है। इसी को TIR कहते हैं, जो आगे डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो बेटा एंगल IC से अगर एंगल ज्यादा हुआ तो ये लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, इसी को हम लोग TIR कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा अभी हम बस थोड़ा डिराइवेशन करेंगे, तो ये मैं हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए बस किया था। अभी बस एक डायग्राम बनाएंगे।
बस वो आईसी वाला कॉन्सेप्ट लेंगे और उसी को, बेटा ये एंगल ऐसे आईसी ले लो और इस पे रे ऐसे जा रही है, तो ये एंगल 90 हो गया, ये आईसी हो गया, ये N2 हो गया, ये N1 हो गया, ठीक है ना। बेटा इस आईसी की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है ना, इस आईसी की वैल्यू निकालनी है। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। स्नेल्स लॉ, बेटा स्नेल्स लॉ लगाइए, वैल्यू निकालिए। हमें आईसी की वैल्यू निकालनी है, स्नेल्स लॉ लगा के वैल्यू निकाल लीजिए। आ गया? कितना है बच्चों? साइन आई सी इज इक्वल्स टू N12, N12 या 1/N21, बात एक ही है, N12 या 1/N21। निकल गया सबका? चलो देखो इधर, बेटा साइन आईसी क्या करोगे? स्नेल्स लॉ लगाओगे बेटा, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबकी बार आईसी है, तो साइन आईसी अपॉन साइन 90, बेटा एंगल आर क्या है? 90 है, और रे किस में जा रही है? 1 में जा रही है। किससे जा रही है? 2 से, तो यहां पे लिखा जाएगा N12। अब बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें ऊपर वाला मीडियम एयर होता है और नीचे वाला मीडियम गिवन रहता है, तो इसको कई बार हम ऐसे लिखना प्रीफर करते हैं, 1/N21। बेटा N12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, N12 क्या होता है? N1/N2। इसको बेटा आप ध्यान से देखोगे तो 1/N21 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/N21 लिखोगे तो 1/N2/N1 होगा ना, फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रीफर किया जाता है लिखना। उसका बस इतना सा रीजन होता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नीचे वाला मीडियम गिवन होता है और ऊपर वाला मीडियम क्या होता है? एयर, तो इसीलिए। बाकी कोई भी याद करे, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो ये साइन आईसी, रुक जाओ सॉल्व कर लो। तो साइन आईसी कितना आएगा बेटा? साइन आईसी विल बी साइन 91 1/N21 कर लो, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा फेमस है। N21 क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। साइन आईसी इक्वल टू N21। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बच्चों। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in a medium, find the speed of light in a medium whose critical angle, find the speed of light in a medium whose critical angle, find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree। with air मतलब N1 air होगा। find the refractive, क्या लिखा? find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree। निकालो, बस इतना ही। Whose critical angle with air is 30 degree। नई एमटीजी है क्या किसी के पास? 2025 में एक क्वेश्चन आया था TIR के ऊपर ही, मैं वही देख रहा था कि ओल्ड PDF में नहीं है। ये है बेटा? है, ओल्ड PDF में भी है। ठीक है बेटा, जल्दी करिए। आ गया आंसर? आ गया कितना?
करेक्ट बेटा। और किसी का? दो 2025 में आया था इसका क्वेश्चन, 2024 में भी इसका क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये लगभग मतलब रिपीटेड कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा। ठीक है बच्चों, चलें आगे। सबका आंसर साइन आईसी। बेटा इसी क्वेश्चन में आईसी कितने दिया था? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/n21। तो n21 मतलब n1/n2 लिख सकते हो। तो n1 क्या है? एयर है। तो बेटा साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n1 एयर है तो ये 1 हो जाएगा 1/n2। तो बेटा n2 ये साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 इक्वल टू 1/n2। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब बच्चों मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया इस डेंसर मीडियम का, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने पूछा था कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? c/v। तो v का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? c/n। तो c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। n की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 2। तो 3/2 × 10⁸, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में ना? n2 की वैल्यू 2 आ गई बेटा। तो v इक्वल टू कितना होता है? c/n। c/n होता है, c की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। लिखिए बेटा, लिख लिया ना? कर लिया सॉल्व? लिख ले, जल्दी से करो। हाँ लिखो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको TIR शॉर्ट में बार बार कहते हैं बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी बता चुका हूं मैं एक बार। डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट in the denser medium, bouncing back of the light in the denser medium while traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium is called TIR. While traveling from denser to rarer medium is called TIR. ठीक है ना? is called TIR। समझ आया बेटा? is called TIR। इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा? अगर हालांकि स्टेटमेंट में ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बेटा रे कैसे ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। दूसरा बेटा एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल IC। अरे समझ में आ रहा है क्या? TIR होने के लिए जो एंगल आई है, अभी समझाया था ना आप लोगों को कि बेटा IC पे ये 90 डिग्री पे जाता है। अगर IC से एंगल ज्यादा करोगे तब जाके अंदर आएगा। IC पे तो ये 90 पे जा रहा था ना बेटा, IC पे तो ऐसे जा रहा था। तो अगर IC मान लो 45 डिग्री है, तो बेटा अगर आपको TIR कराना है तो एंगल 45 से ज्यादा होना चाहिए। 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा, तब भी क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। समझ आया ना? अगर IC से कम रहा तो रे क्या करेगी? रे ऐसे बाहर निकल जाएगी दूसरे मीडियम में। अगर IC पे रहेगी तो बिल्कुल पैरेलल निकलेगी। और बेटा अगर IC से थोड़ा भी ज्यादा रही तो वापस बाउंस बैक करेगी। और बेटा उस समय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मतलब जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है ना? तो बस ये दो कंडीशन लिख लो, बाकी आपने बेटा पता है आप कि अगर IC से ज्यादा एंगल होगा तो ये बाउंस बैक कर जाएगी वापस उसी मीडियम में। ठीक है ना? IC से ज्यादा होने पे ये बाउंस बैक करती है। IC ये है, तो इससे अगर ज्यादा होगा रे तो वापस आ जाएगी।
समझ गए बच्चों ना, बस इसमें कुछ नहीं, बस न्यूमेरिकल कराएंगे। डायरेक्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR। TIR का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ TIR। अरे समझ में आया ना TIR क्या है? चलिए बच्चों आगे। TIR सबको क्लियर है ना? एक एंगल होता है बेटा IC, IC से एंगल ज्यादा होगा TIR। दो कंडीशन क्या है TIR की? TIR के लिए दो कंडीशन कि रे हमेशा कैसे ट्रेवल करने चाहिए, डेंसर टू रेयरर। और क्या कंडीशन है कि एंगल I शुड बी ग्रेटर देन एंगल IC। ये आपका दो कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है। अब लिखिए बेटा पहला एप्लीकेशन मिराज, मिराज, मिराज हिंदी में इसको मरीचिका कहते हैं, मिराज। बेटा मिराज क्या होता है बस ऐसे सुन लो, बाकी ये एप्लीकेशन में ऑप्शन वगैरह में आएगा, आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत नहीं आएगा, आएगा तो देख लेना, थोड़ा बहुत बता दूंगा। मिराज क्या होता है, जैसे बच्चों आप कभी हाईवे वगैरह पे कार जब चलती है गर्मी के मौसम में तो आपको दूर पानी दिखाई पड़ता है, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया है? बहुत भारी गधे हो यार तुम लोग। देखा होगा ऐसा कि गर्मी के मौसम में हाईवे वगैरह पे दूर देखने पे आपको पानी लगता है, तो मैं क्या दिखाऊं? यस सर। मैं नहीं दिखा रहा, सर्च करके देखना TIR, ठीक है ना, सर्च करके देखना, मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो बेटा गर्मी के मौसम में आप हाईवे वगैरह पे गेस करेंगे तो आपको पानी दूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको पानी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात सुनो इधर, रेगिस्तान वगैरह में जाओगे तो रेगिस्तान वगैरह में दूर पानी दिखाई पड़ता है लेकिन पानी होता नहीं है, ठीक है ना। मिराज ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब समझ रहे हो ना, धोखा है आंखों का, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है फिर बताते हैं क्या होता है, सब बताएंगे। देखो इधर ध्यान से, तो पहले मैं रेगिस्तान का एग्जांपल लेता हूं। तो बच्चों ये सैंड है, ठीक है ना, रेत है, रेत है। मान लो कोई पौधा ले लो जिसे समझने में आपको आसानी होगी, तो यहां पे कोई ऐसे कैक्टस वाला ट्री है मान लो, क्या हो गया? थप्पड़ मार दूंगा मैं, चुपचाप देख ले बेटा। कोई ट्री मान लो कैक्टस वाला ही है, मान लो ऐसा। अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा था कि फिजिक्स पढ़ाऊंगा? यहां पे कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो, जैसे यहां पे एयर होगी तो बेटा एयर सैंड, अच्छा बताओ, रेगिस्तान में सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो अगर मान लो यहां ऊपर एयर का टेम्परेचर 43-44 है, तो हो सकता है कि सैंड के पास जो एयर हो उसका टेम्परेचर 48-50 हो। अरे नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगी, सैंड के कांटेक्ट में रहता है ना, सैंड हीट जल्दी होता है। अरे कभी रोड वगैरह पे अगर स्लीपर वगैरह निकाल के चलो तो बहुत चलेगा, उतना गर्मी बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है, क्योंकि वो हीट होता है लगातार ना, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो नीचे का एयर जो होता है वो हॉट होता है और ऊपर का एयर जो होता है वो कूल होता है। कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, कंपैरेटिवली मतलब ये नहीं हुआ कि नीचे का एयर 48 पे है तो ऊपर वाला शिमला बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कंपैरेटिव, जैसे अगर नीचे 50 है तो ऊपर 46-43 ऐसा मान लो। तो जो कूल एयर होता है वो डेंसर होता है, डेंसर होता है मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। जो हॉट एयर होता है बेटा वो रेयरर होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, ठीक है। तो बेटा एक लाइट, जैसे इस पर्सन को इस पेड़ को देखना है, तो एक लाइट ऊपर से नीचे आई, तो बेटा ऊपर से नीचे आ रही है तो कैसे जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, फिर बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो यहां पे देखो ये एंगल बढ़ता जाएगा बेटा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो यहां जो एंगल था उससे ज्यादा एंगल यहां बनेगा, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो यहां पे एंगल और ज्यादा बनेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। अरे वो दूर दूर भागती जा रही है ना रे, ऐसे मुड़ती जा रही है ना, तो ये एंगल यहां वाला बढ़ता जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो ये रे वापस रिफ्लेक्ट होके
इस पर्सन के आई में चली जाएगी। समझ में? इस पर्सन, तो ये पर्सन क्या देखेगा कि ये पेड़ उसको उल्टा दिखाई पड़ेगा। इस पर्सन को ये पेड़, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में पेड़ को देखेगा और कैसा देखेगा? उल्टा देखेगा। रिफ्लेक्शन में इन्वर्जन हो जाता है ना, तो ये पेड़ उसको उल्टा दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा होगा बेटा, कभी रेगिस्तान में जाके जान दे के देखना, तुम्हें पता चलेगा। समझ आया? तो ये पेड़, तो बेटा ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो, ये जो यहां का हिस्सा है, आपका ब्रेन आपको बिल्कुल शाइनी दिखाएगा, चमकता हुआ दिखाएगा। बताओ, रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? या तो मिरर होना चाहिए, अरे इधर ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शन होता है तो मिरर होना चाहिए ना, तो मिरर आपको शाइनी दिखाई पड़ता है, तो आपका ब्रेन बोलता है कि अरे यार यहां से लाइट तो वापस आ रही है, तो यहां पे या तो मिरर होगा या पानी होगा, तो पानी से ही लाइट वापस आ सकती है रिफ्लेक्ट होके, तो ब्रेन बोलता है मिरर होने का पॉसिबल नहीं, ये पानी ही है। तो आपको रेगिस्तान में दूर क्या दिखाई पड़ता है? पानी, और पानी होता नहीं। मान लो आप रेगिस्तान में प्यासे हो, आप पानी की खोज में उसकी तरफ गए, पानी और दूर चला गया, फिर आप पानी की खोज में गए, पानी और दूर चला गया। और रेगिस्तान में जो सैंड ड्यून्स हैं अपने प्लेसेस बदलते हैं, मतलब आप जिस रास्ते से आए थे अगली बार आओगे तो वो रास्ता वहां खत्म हो चुका होगा या कहीं और बन चुका होगा, तो बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? कि मैं इससे आया था कि नहीं, तुम उसी रेगिस्तान में घूमते रह जाओगे, और अल्टीमेटली बेटा आप पानी को खोजते खोजते बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत दूर मतलब ऊपर चले जाएंगे आप पानी को खोजते खोजते। समझ में आया ना? तो बेटा ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन आपको किल कर सकता है। समझ में? ये इधर गधा, ये ऑप्टिकल इल्यूजन आपका हाईवे पे भी होता है। अरे बालू का टीला बेटा, टीला, बालू का टीला, सैंड ड्यून्स मतलब बालू का टीला। वो जो बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं ना, वो शिफ्ट होते रहते हैं एयर के वजह से। पूछ लेना चाहिए अब, बिल्कुल समझ आए? क्लियर? बेटा ये बात बताओ, हाईवे पे भी सेम फिनोमेना होता है बेटा। जो आपका रोड है वो गर्म हो जाता है, तो नीचे का एयर गर्म हो जाता है, ऊपर का ठंडा रहता है, तो सेम आपको ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है, आपके आई में आती है, तो आपको ऐसा फील होता है वहां पे क्या है? पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। ये आपको किल कर सकता है रेगिस्तान वगैरह में। तो अब कैसे आइडेंटिफाई, मान लो आप फंसी गए, तो आपको कैसे पता करेगा कि वो एक्चुअल में पानी है या वो बस मुझे दिख रहा है? कैसे पता करोगे? लॉजिकल बात बताओ कोई, कि जैसे मान लो आप लोग फंसी गए रेगिस्तान में, अरे मान लो कोई टेररिस्ट उठा के तुम्हें ले गया और रेगिस्तान में छोड़ दिया रेगिस्तान में छोड़ दिया, लेके चला गया तुम्हें, IS वाले उठा के ले गए, और मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान ही तो है, वहां पे छोड़ दिए सब। अब क्या करोगे? तो कैसे पहचानोगे कि सही में पानी है या पानी दिख रहा है? बच्चों बहुत कॉमन सेंस की बात है, बताओ कोई बताओ, कॉमन सेंस की बात है ये, पहचानना बहुत आसान है ये। अरे मूर्ख, मिराज, ये मिराज है, मेरे को पता है आदित्य, वो तो मैंने हेडिंग डाल रखा है, लेकिन ये तुम कैसे पहचानोगे कि एक्चुअल पानी है कि वो बस मुझे दिख रहा है? हट जाओगे तो और दूर हो जाएगा, जब वहां तक पहुंचने में हो सकता है तुम्हारे प्राण निकल जाए, ये भी तो हो सकता है बेटा। नहीं, अगर ऐसा होता है, ओएसिस होते हैं रेगिस्तान में, रेगिस्तान में ओएसिस होते हैं बेटा, ऐसे बात नहीं कि पानी नहीं होता, कहीं कहीं इकोसिस्टम, वाटर का इकोसिस्टम होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो उस अरे एकदम देखो, तुम लोग मूर्खता वाला बात कर रहे हो, अगर वहां पे वाटर होगा तो थोड़ा बहुत वेजिटेशन होगा कि नहीं? अरे थोड़े पेड़ पौधे तो होंगे, कॉमन सेंस। अरे ओएसिस होता है, क्या बात करें, ओएसिस नहीं सुना है कभी? गधा हो तुम लोग बेटा, ऐसा होता है रेगिस्तान में भी कहीं कहीं ओएसिस होता है। अरे ओएसिस मतलब थोड़ा सा पानी हो, उसके चारों तरफ ग्रीन थोड़ा वनस्पति हो, मतलब वेजिटेशन हो, ट्रीज हो, ठीक है ना, उसको ओएसिस कहते हैं। कि छोटा सा तालाब हो, उसके चारों तरफ कुछ ग्रीन वेजिटेशन हो, उसको ओएसिस कहते हैं। समझ में आप? अब क्लियर है? गधा कहीं का। अरे ठीक है, अच्छा सुनो, एक कमाल की बात बताता हूं, इधर गधा। मिराज का एक नाम होता है मृग तृष्णा।
हिंदी में बोलते हैं उसको। अरे रुको तो सही, उसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब होता है, मृग मतलब क्या होता है आपको पता है? हिरन। तृष्णा मतलब होता है प्यास। तो जो हिरन क्या होता है, हिरन जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके नाभि में एक सुगंध होती है, जो पकने के बाद उसको स्मेल आता है। जब स्मेल आता है ना तो वो पूरे जंगल खोजता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको ये नहीं पता था खुद से सुगंध आ रही होती है, पूरे जंगल में खोजता है और ऐसे तड़प तड़प के मरता है। समझ में आया ना? ऐसे वो खोजते खोजते जो हिरन मरते हैं वो लास्ट में कैसे मरते हैं? वो क्या करते हैं बेटा, बूढ़े होते हैं, उनका नाभि पकता है और पकने के बाद वो स्मेल करता है। अब सुंदर, उसको उसके स्मगलिंग होता है, बहुत महंगा बिकता है वो, ठीक है ना? स्मगलिंग होता है, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी। हाँ मेरे पास है मेरे पास, सच में मेरे पास है, कोई बात नहीं उसके। तो उसमें क्या होता है, वो सुगंध उसमें से स्मेल आता है, तो उसको खोजने के लिए वो जंगल जंगल भटकता है और ऐसे भटकते भटकते वो अपना वो शरीर शांत हो जाता है उसका, मतलब पागल हो गए। इसीलिए जो पुराने समय राजा महाराजा होते हैं शिकार करने जाते थे, तो ऐसे वो शिकार करने का मतलब ये नहीं कि आज किसी भी हिरन को मार दिया, ऐसे जानवर जो पागल हो जाते थे। अरे उसका लॉजिकल थिंकिंग था, बाकी ठीक है जो लोग लिखे जैसे शिकार करने आते तो जो पागल हो जाते थे, जो बूढ़े हो जाते थे, उनको वो मार देते थे, नहीं तो उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु होती थी। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो इसी मृग तृष्णा मतलब इसको ये भी कहते हैं कि आप बाहर चीजों को खोज रहे हो, सब चीज आपके अंदर है, आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा, आप बाहर चीजों को देख रहे हो। तो एक साइकोलॉजिकल उसका वो भी फैक्टर है, मोटिवेटिंग, बट ठीक है, ओके। इसको हिंदी में कभी कभी मृग तृष्णा भी कहते हैं, ठीक है ना? मरीचिका, मृग तृष्णा, बाकी मिराज तो है, ठीक है? क्लियर सबको? कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई परेशानी किसी को? ये अपने से लिख लेना, खुद बना के, जगह छोड़ दो, एक पैराग्राफ खुद लिखना है। मिराज के नीचे खुद लिखना, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, 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 हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ठीक है ना? तो बच्चों हीरा भी चमकता किसके कारण है? TIR के कारण है। अगर TIR नहीं हो तो हीरा भी नहीं चमकेगा, उसका रीजन बताता हूं। ये क्वेश्चन भी आएगा, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। जैसे आपने पहले बॉलीवुड की मूवीज होती थी, शाहरुख खान हुआ करते थे, तो उसमें एक मूवी थी उनकी कोयला, ध्यान से सुनो, एक मूवी थी उनकी कोयला। तो कोयला मूवी में जो शाहरुख खान के पिताजी थे वो एक माइंस में, कोल माइंस में काम करते थे। फालतू बात कर, हैप्पी न्यू ईयर मुझे नहीं पता, तुम लोग नहीं, पुराने समय की बात है, हमारे समय की बात है। कोयला, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता था, ध्यान से सुनो, बोल रहा था स्टोरी। तो वो क्या होता है, उनके पिताजी कोल माइंस में काम करते हैं। तो बेटा कोल माइंस में आपको पता है प्रेशर जब पड़ता है तो कुछ जो कार्बन है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से उनको डायमंड मिला और डायमंड बिल्कुल चमकते हुए मिला, ठीक है ना? एकदम बकवासबाजी वाली बात है, डायमंड कभी माइन से चमकते हुए मिलता ही नहीं है। समझ में आया ना? जब माइन से डायमंड निकलता है तो पेल येलो क्रिस्टल होता है, हल्का पीले रंग का क्रिस्टल होता है, वो चमकता नहीं है। डायमंड एकदम क्रिस्टल होता है, पहचानने वाले पहचानते हैं उसको, वो चमकता नहीं है। चमकने के लिए डायमंड की एज कटिंग करनी पड़ती है, जैसे सुना है ना, हीरे को तराशना पड़ता है, एज कटिंग करनी पड़ती है डायमंड की, तब जाके हीरा चमकता है। तो अब देखो क्या होता है, मैं बस बना रहा हूं, बाकी ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं। गधा इतना मारूंगा ना मैं, कह रहा है वाह। देखो इधर ध्यान से, इसके अंदर एक बार लाइट जब इंटर करती है तो मल्टीपल फेसेस से इसका TIR होता है, और TIR होने के बाद ये बाहर निकलती है। बेटा इस TIR के कारण ही आपको हीरा क्या करता है, चमकता हुआ दिखता है। अगर ये TIR ना हो तो हीरा चमकेगा नहीं। तो बेटा ये TIR करने के लिए इसके एज कटिंग करते हैं। एज कटिंग तो पहले क्या होता था आपको बताऊं मैं, 19th सेंचुरी में पूरे विश्व में, इधर सुनो ध्यान से, 19th सेंचुरी में पूरे विश्व में किसी के पास ये नॉलेज नहीं था TIR का। हमारे भारत में सूरत और गुजरात और बॉम्बे हाई के पास कुछ लोग थे,
जो हीरे की एज कटिंग करते थे, मतलब उनको TIR मालूम था अपने पूर्वजों से, एज कटिंग करते थे। पूरे दुनिया से जो हीरा है वो भारत में आता था तराशने के लिए, क्योंकि किसी और के पास नॉलेज नहीं था। समझ में आया ना? इसीलिए दुनिया के जितने एक्सपेंसिव हीरे हैं सब भारत में थे, क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी थी हीरे को तराशने की। तो जितने भी एक्सपेंसिव हीरे पूरी दुनिया में आपको ओल्ड पुराने हीरे हैं सब भारत के पास था, क्योंकि बाकी बाहर के लोगों के पास टेक्निक ही नहीं मालूम था, उसको कट करना ही नहीं मालूम था। तो बेटा इसीलिए मतलब ये, क्योंकि इनको हाथ से कट करते हैं। आज भी देखोगे सूरत और बॉम्बे हाई, उसके आसपास के लोग हाथ से इसकी कटिंग करते हैं, एज कटिंग करते हैं। अब मशीन से होता है, पूरी दुनिया में होता है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बात अब नहीं है, लेकिन पहले नहीं पता था। तो इंडिया में सारे एक्सपेंसिव हीरे थे। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है, डायमंड के एक फेस पे लाइट गिरती है, मल्टीपल TIR करती है। यहां पे क्या हुआ TIR, यहां पे क्या हुआ TIR, यहां पे TR। अच्छा, तो कुछ लोग का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर डायमंड की जो कटिंग है वैसे ही ग्लास की कटिंग करते हैं तो क्या ग्लास भी उतना ही चमकेगा जितना डायमंड चमकता है? तो इसका आंसर है बेटा नहीं, क्योंकि देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था बेटा सबसे ज्यादा होता है, 2.4 मैक्स होता है। तो बेटा जो साइन IC होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो बेटा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसके लिए आएगा? डायमंड के लिए। अभी तक जितने नोन मटेरियल हैं उसमें सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है बच्चों? डायमंड का। तो जब क्रिटिकल एंगल कम होगा तो TIR की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, इसीलिए डायमंड के बराबर अगर आप ग्लास को कट भी कर लेंगे तो ग्लास उतना तेज नहीं चमकेगा जितना तेज डायमंड चमकेगा। रीजन उसका क्या है कि डायमंड का N सबसे ज्यादा होता है, उसका IC सबसे कम होता है, और IC जितना कम होगा उतना ज्यादा TIR का चांस होता है। समझ में आ रहा है बात? इसी वजह से बच्चों डायमंड तभी चमकता है जब उसकी एज कटिंग की जाए, नहीं तो डायमंड चमकेगा नहीं। डायमंड में कई बार सुसाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है? हालांकि गलत ट्रेनिंग है लेकिन फिर भी डायमंड में क्या होता था, जैसे डायमंड कुछ स्पेशल डायमंड डिजाइन किए जाते थे जो पुराने समय के राजा वगैरह पहनते थे। तो कुछ लोग तो साइनाइड लगाते थे, वो बात अलग है, लेकिन डायमंड के कई शार्प एज कट की जाती थी, कुछ स्पेशल डायमंड डिजाइन किए जाते थे। तो जब बाहर से उनको पता होता सरेंडर करना तो वो उसको खा लेते थे। तो खाने पे उसकी एज इतनी शार्प होती थी कि वो इसोफेगस को कट कर देती थी। इसोफेगस समझे ना, फूड पाइप, वो जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसके अंदर तो कट करती जाती थी, तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग से वो मर जाते थे लोग, ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग से मर जाते थे। तो डायमंड के एज कटिंग कई बार बहुत शार्प हो तो उससे भी लोग खाने से उसको मर जाएंगे, समझ आया ना। लेकिन हर डायमंड का नहीं, एक्सपेरिमेंट में अंगूठी वगैरह मत खा लेना घर में रखा हो तो, कि खा के अब तो मरेंगे, झगड़ा हो गया मम्मी से, ठीक है ना, मोबाइल फोन छीन लिया मेरा, ऐसा सब नहीं करना है, ठीक है ना। फायदा नहीं, थप्पड़ ऊपर खा जाओगे अलग से, उस डायमंड को खाने से मरोगे भी नहीं, ठीक है। आगे चलो, गधा कहीं का। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर लाइक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है, ऑप्टिक फाइबर, ठीक है ना। अरे वो कर लोगे ना, वो ड्राइंग वाइंग बना लोगे ना सब, मैं नहीं बता रहा, खुद करना है सब, बस इसका आपको बनाना पड़ेगा, ऑप्टिक फाइबर का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा बात है, ड्राइंग भी पूछता है। इस बार भी 2025 के पेपर में इसका ड्राइंग आया था, तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, ये ऑप्टिक फाइबर केबल है एक, सुनो ध्यान से, पहले समझ लो फिर बनाना, पहले समझ लो सब लोग। बेटा इसका अगर फ्रंट व्यू देखोगे, इसको बोलते हैं बेटा कोर, ये जो बीच में है ये भी एक सॉलिड है और ऊपर भी ऐसे है, तो ये बीच वाला कहलाता है कोर और ऊपर वाला कहलाता है बच्चों क्लैडिंग। बीच वाला कहलाता है कोर और ऊपर वाला कहलाता है क्लैडिंग। और बेटा ये दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं, सामने से देखोगे तो बेटा ये भी सॉलिड है और इसके ऊपर का ये भी पूरा क्या है, सॉलिड है। ये आपका क्या है, कोर है,
और ये आपका क्या है, क्लैडिंग, सॉरी हाँ सही है, ये क्या है, क्लैडिंग है। बेटा ये दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब ये खाली नहीं है, भरा हुआ है। एक अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये एक अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। बेटा जानबूझ के जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज्यादा रखते हैं, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। बेटा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा रखते हैं, इधर ध्यान दो। तो बेटा रे ऑफ लाइट जब इस तरह से एंट्री करेगी तो यहां पे देखो, यहां पे देख लो फिर लिखना, बात नहीं बेटा। रे ऑफ लाइट यहां पे जब टकराएगी तो बताओ ये डेंसर मीडियम है या रेयर, तो जानबूझ के N2 की वैल्यू बहुत बड़ी रखते हैं और N1 की कम। तो बेटा यहां पे क्या होगा, TIR, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी इसके अंदर। फिर बेटा यहां पे फिर क्या होगा, TIR, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वायर के अंदर इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ऑप्टिक फाइबर के अंदर इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में। जैसे जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर अगर लगा हुआ है तो उसमें देखोगे ना एक व्हाइट कलर का वायर आता है, बच्चों उस वायर में ऐसे सैकड़ों तार होते हैं। मतलब ये मैंने जो बना रहा हूं ना, ये पूरा हेयर का आकार का होता है। ये पूरी जो असेंबली की गई वो किसके आकार पे होता है, हेयर के आकार का। मैंने इतना बड़ा बनाया क्योंकि मुझे दिखाना था आपको। बाकी ये पूरा बाल के आकार का होता है। तो इतने छोटे समय ये सैकड़ों आ सकते हैं। मतलब एक पतली सी पाइप है, घर में अगर लगा हो तो उसमें चेक करोगे, व्हाइट वाला, उसके अंदर सैकड़ों ऐसे ऑप्टिक फाइबर आ सकते हैं। चीज समझ में आएंगे नहीं। तो बेटा ये भी TIR पे काम करता है। इसका फायदा क्या है बेटा, इसका फायदा है कि इसमें लॉस नहीं होता है, लगभग इसमें लॉस नहीं होता है। ये 95-96% तक लॉस नहीं होता है इसमें। तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रेवल करता है और लॉस नहीं होता है। इसीलिए बेटा ये आने वाले समय में अभी चेंज कर ही रहा है, कम्युनिकेशन की दुनिया को चेंज कर देगा। ऑप्टिक फाइबर जैसे जैसे उसका यूज बढ़ेगा, अब बना लो, याद रखना किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है बच्चों, डन। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये चेंज कर सकता है बेटा आने वाले समय में। ठीक है, अगला चलूं। अच्छा, इसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं। जैसे बोलेगा कि ऑप्टिक फाइबर में लॉस नहीं होता है, लेकिन अगर लॉस हो तो किस किस कारण से लॉस होता है। तो पहला लॉस लिख लेना बेटा, एब्जॉर्प्शन के कारण। जैसे कभी अगर पूछ लिया कि लॉस नहीं होता है, चलो मानते हैं, लेकिन कभी लॉस हुआ तो किसके कारण होता है इसमें, तो एब्जॉर्प्शन के कारण। ये जो मटेरियल है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा बेटा इसके अंदर ये स्कैटरिंग होता है। तो दो कारण से मेजर लॉस होता है बेटा, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा स्कैटरिंग। इसके अंदर लॉस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि चलो लॉस हो ही गया तो किसके कारण हुआ, तो बेटा दो कारण होता है, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। स्कैटरिंग बताएंगे अभी आगे, तो परेशानी मत होइए। एब्जॉर्प्शन मतलब सूख लेना, अभी अवशोषित कर लेना। अगले चलें, फोर्थ बेटा, फोर्थ लैटरल इन्वर्जन करेक्शन। लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, इसी का फोर्थ एप्लीकेशन। लैटरल
इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन। बेटा आप सब लोगों को पता है लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? नहीं पता? वेरी गुड बेटा। एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, देखते हो आप? एम्बुलेंस तो सामने से देखने पे क्या होता है, सीधा हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं ना, जैसे एक होता है कि वर्टिकली, जैसे अपराइट ऐसे कर देना, तो ये इन्वर्जन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड होने का मतलब है कि ये ऐसे हो गया। लेकिन जब इन्वर्जन की बात करते हैं, लैटरल इन्वर्जन की, तो ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। मतलब आपका राइट हैंड लेफ्ट की तरफ हो गया, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ हो गया। तो इसको ऐसे स्वैप होना ये कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। समझ में आया ना? तो ये कैसे हेल्प करता है? तो देखो बेटा, एक आइसोसेलस प्रिज्म लेते हैं, आइसोसेलस प्रिज्म। ये प्रिज्म है आइसोसेलस प्रिज्म, आइसोसेलस प्रिज्म। देखो इधर ध्यान से, बना ड्राइंग फिर समझाते हैं, ड्राइंग बना लो फिर समझाते हैं। क्या हुआ? ऐसी बात, इत्तेफाक की बात है। बहुत पीटे लगा जाते थे, बहुत मारूंगा। बना लिया? अब इधर ध्यान से सुनो, जल्दी सुनो, खत्म करें इसको हम लोग काम। बेटा देख लिया? इधर देखो, अब प्रिज्म को ऐसे सामने रख दो, तो बेटा पहले देखो ए बी था पैटर्न, इधर पैटर्न देखो बी ए हो गया ना। तो जो लेफ्ट में था वो राइट में हो गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में हो गया। और यहां पे TIR का फिनोमेना कहां हो रहा है? यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। या जानबूझ के हम ऐसा डेंसिटी लेते हैं प्रिज्म का जो उस करंट लाइट के साथ TIR कर सके। तो देखो यहाँ ए बी था, यहाँ BA हो गया, तो पैटर्न उल्टा हो गया ना, इधर से इधर हो गया ना। तो इसी को हम लैटरल इन्वर्जन करेक्शन कहते हैं। छोटी सी बात है, याद रखना। बस बेटा क्लियर? अब इसी का हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो मैंने बताया था CBSE में 2025 में भी आया था। आइसोसेलस प्रिज्म है, 45-45 का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, बस एप्लीकेशन ऑफ TIR हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करके आपको 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, लेकिन 5 ही मिनट का ब्रेक होगा, 5 मिनट बस। अच्छा 10 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक देंगे, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, इसीलिए हम 10 मिनट का आपको, चलिए 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे। हम थप्पड़ मार दूंगा, बोलो पूरे दिन ही ब्रेक दे दूं मैं। बेटा हो गया? लिख लिया? डन। क्वेश्चन करते हैं एक। अरे क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक बोला था, क्वेश्चन करके ब्रेक बोला था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, ये सेकेंड पार्ट, 25 सेकेंड पार्ट, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लिख लो इसको, लिखो इसको, लिखो, क्वेश्चन भी लिखो। ये टॉपिक है एक, CBSE में 2 बार क्वेश्चन, 24 में आया है, 25 में भी दिखाता हूं, न्यूमेरिकल आया है। 25 में न्यूमेरिकल आया, डी की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है,
पूछा है, न्यूमेरिकल आया 25 में, 24 में इसका फॉर्मूला आया था, 25 में न्यूमेरिकल आया। क्वेश्चन लिखो सब लोग नोटबुक पे ये वाला। बेटा ये डेराइवेशन की तरह मानो इसको लिखो, क्वेश्चन लिख लो, 2024/25 लिख देना, दोनों में आया है। क्वेश्चन लिखो इसको, ये वाला। ऑप्शन नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लिख लो बस। देख लो, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन चाहो तो छोड़ सकते हो, तो डिराइव करेंगे हम। हो गया, लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। अब लिख लिया तो पढ़ भी लो एक बार। बच्चों लिख लिया तो पढ़ लो। हो गया बच्चों, डन? पढ़ लिया ना क्वेश्चन एक बार? अब ये क्वेश्चन कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, तो चलो देखते हैं इसको। चले, बाकी मैं वापस चल रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया था एक बार सबने? देखो क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूं क्या कहने का मतलब है। बेटा ये मान लो एक कंटेनर है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग कंसंट्रेशन के साथ देखो इसको। बेटा ये कंटेनर है, मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहां पे मैंने एक एलईडी जला दिया, एलईडी, ठीक है ना, जिससे लाइट निकल रहा है। तो देखो बेटा, एलईडी जलाया तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने एरिया से ऊपर लाइट बाहर निकलेगी। क्वेश्चन जैसे मान लो एक बड़ा सा टब ले लो, उसके बीच में एलईडी जला दो, तो क्वेश्चन है कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितना बड़ा लीड, कितना बड़ा ढक्कन में ऊपर रख दूं जिससे लाइट बाहर ही ना आए, ये क्वेश्चन था। यानी जितने एरिया से बाहर आएगी उतने एरिया पर ढक्कन रखना पड़ेगा, और वो ढक्कन का शेप क्या होगा। दोनों बात 2025 में आया था। इधर ध्यान से सुनो, इस बात को समझना है। बेटा हम जरा ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट कैसे जाएगी बाहर। बेटा इसको देखने वाला बाहर ही होगा, मतलब ये ह्यूमन आई बाहर होगी, तो लाइट कैसे कैसे जा रही होगी। तो एक रे सीधी चली गई, ये तो सीधी चली जाएगी। फिर उसके बाद बेटा देखो कुछ रे ऐसे गई होगी, तो ऐसे जाने के बाद ऐसे निकली होगी, देखो ध्यान से, ऐसे निकली होगी। फिर बेटा कुछ रे और दूर गई होगी, तो और दूर गई होगी बेटा, तो ये पहले जितना एंगल बना रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूर जाने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अरे देखो इस एलईडी से अगर मैं दूर वाले पॉइंट पे जाऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, बच्चों दिख रहा है, बढ़ेगा ना। तो ये रे और बेंड करेगी। फिर बेटा मैं और दूर चला जाऊं, और दूर चला जाऊं, तो ये एंगल और ज्यादा बनेगा। अरे समझो इसको, और ज्यादा बनेगा ना। तो अभी मैं मान लेता हूं कि ये मैं इतना दूर चला गया कि ये एंगल आईसी के इक्वल हो गया। तो आईसी के ये एंगल जब इक्वल हो गया तो रे इसी के ऊपर चली जाएगी, ये ध्यान से, इसके ऊपर चली जाएगी। इसके बाद बेटा मैं रे को और आगे गिराऊंगा, तो अब एंगल आईसी से ज्यादा बनेगा, तो लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी लाइट बाहर केवल यहीं तक आ सकती है,
इस O पॉइंट से लेके इस A पॉइंट तक आ सकती है। उसके बाद रे अगर गिरेगी तो एंगल आईसी से ज्यादा बनेगा और रे वापस चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बेटा? यहां पे जब सीधे गए तो एंगल आई 0 था, थोड़ा दूर जाओगे एंगल आई कुछ बनेगा, थोड़ा और दूर जाओगे एंगल आई और बढ़ेगा, और दूर जाओगे और, तो एक पॉइंट पे एंगल आई सी के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से रे पैरेलल जाएगी। उसके बाद थोड़ा भी एंगल बढ़ाओगे लाइट वापस मीडियम में आ जाएगी। यानी इतने डिस्टेंस तक ये लाइट बाहर आएगी। अब एक थोड़ा विजुअलाइज करो, ये जो 3D में होगा ये चीज, तो बेटा मैंने इधर निकाला है तो ऐसा इधर भी तो होगा, ऐसा इधर भी तो होगा, तो ये पूरा सर्कल बनेगा। अरे फील हो रहा है क्या? ये पूरा सर्कल बनेगा बेटा। जैसा इधर हो रहा है वैसा इधर भी होगा, वैसा बाहर भी इस साइड भी होगा, वैसा उस साइड भी होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? सर्कल। और बेटा एक कोन से लाइट बाहर निकलेगी, अगर फील करोगे तो नीचे से ऊपर ऐसे लाइट जा रही है, हर तरफ लाइट ऐसे हो जा रही है, तो हर तरफ कोन बनेगा एक, उस कोन से लाइट बाहर जाएगी, और उस कोन का ऊपर वाला एरिया सर्कुलर है। तो बेटा यानी अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मुझे OA का लेंथ अगर मैं D कह रहा हूं बेटा, तो मुझे एरिया क्या निकालना है? पाई D स्क्वायर, या इसको R कह लो क्योंकि आपका फॉर्मूला में D दूसरे को ले रखा है, इसको R कह लो। तो मुझे एरिया निकालने का मतलब क्या निकालना है? पाई R स्क्वायर। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? यही बात समझ में आ गया ना? अब देखो आगे जो करना है वो तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन अभी पहले इतना मुद्दे की बात बताओ। इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर इतनी बात क्लियर है तो ये वाला सिचुएशन हम ले रहे हैं, और बेटा ये एंगल अगर आईसी है, ये एंगल अगर आईसी है तो ये वाला एंगल आईसी होगा, ठीक है ना? और बेटा इस सोर्स को मैं एस कह रहा हूं, ये इधर ध्यान दो, सोर्स को एस कह रहा हूं, तो बेटा यहां पे tan आईसी का इन ट्रायंगल, इधर लिख रहा हूं बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं? SOA, ट्रायंगल दिख रहा है SOA कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ये वाला ट्रायंगल है जहां पे लाइट TIR कर रही थी, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल SOA में tan आईसी, ये वाला डिस्टेंस D ले लो, डेप्थ को क्वेश्चन ने बोला है D लो, तो ये डिस्टेंस D हो गया। OA किसके इक्वल हो गया? R के। तो tan आईसी किसके इक्वल होगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आईसी के सामने क्या है? OA क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या हो गया? D। तो बेटा tan आईसी किसके इक्वल हो जाएगा? tan आईसी विल बी इक्वल टू, बोलो, R अपॉन D। tan आईसी विल बी इक्वल टू R अपॉन D। इतना सबको समझ में आया क्या? tan आईसी इज इक्वल्स टू R अपॉन D। तो देखो बेटा R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? D इंटू tan आईसी, D इंटू tan आईसी बेटा। अब इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो, हो गया ना? अब बेटा बताओ साइन आईसी का आपको फॉर्मूला मालूम है? साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन n2 1। तो बेटा मैं साइन आईसी लिख रहा हूं, साइन आईसी क्या होगा? 1 अपॉन n2 1, यानी 1 अपॉन n कह ले रहा हूं मैं, बाहर वाला मीडियम मान लो एयर है, तो बेटा n2 n के इक्वल हो जाएगा ना? इधर ध्यान दो, n2 n के इक्वल हो जाएगा। तो साइन आईसी अगर 1/n है तो बेटा आप tan आईसी निकाल सकते हो। साइन आईसी अगर 1/n है तो tan आईसी निकाल सकते हो। तो देखो इसको सिंपल तरीका, साइन आईसी क्या होता है? फॉर्मूला पता है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मालूम है ना? तो बेटा साइन आईसी क्या होता है? P/H, और tan क्या होता है? P/B। तो बेटा ये 1 को मैं क्या मान लू? 1 को मान लू P, और n को मान लू H मान लू, तो B कितना होगा बताना? B कितना होगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अरे नहीं पता है क्या? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना सबको? बेटा H स्क्वायर कितना होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बेटा B बराबर कितना होगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो बेटा देखो मुझे P का वैल्यू कितना पता है? 1, और मुझे यहां P/B चाहिए, तो P1 हो गया। अरे P1 हो गया ना? नीचे क्या चाहिए मुझे? B। तो B का वैल्यू कितना आएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H की जगह बताओ क्या है? N है ना? और P की जगह कितना है? 1। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर माइनस
1 स्क्वायर यानी 1। अब इस tan IC को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो R का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? R का फॉर्मूला आ जाएगा D डिवाइडेड बाई, बटा मल्टीप्लाई करोगे ना 1 अपॉन D डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। D डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया क्या बेटा? 2 बार न्यूमेरिकल आ चुका है, देख लेना इस फॉर्मूले को, लिख लो इसको। ये तुम चाहो तो एक ही ड्राइंग, बेटा मैंने समझाने के लिए पूरा बनाया था, तुम चाहो तो ये 2 डायग्राम बना लो। कौन कौन सा रे बना लो? केवल ये वाला बना लो और ये वाला बना लो, और बाकी ये बीच पहले वाले छोड़ दो सब। अरे वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया था ना, तुम ये 2 बना लो, एक ऐसे वाला बना लो, एक उसके आगे का बना लो, जिससे लोगों को क्लैरिटी रहे, और बाकी तुम मत बनाओ, बाकी छोड़ दो, बाकी बस सॉल्व कर लो। वो मैंने समझाने के लिए PBH लिखा है, वो सब आपको आना चाहिए था। बेटा किसको नहीं समझ में बताना? नहीं समझ आए थे? बोलो। आरुष आया समझ? पक्का बोलो, समझ में नहीं ना? दीपांशु, देव, दीक्षा, नंदिनी, खुशी, करण, आदित्य, आया समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा। बेटा लेकिन अभी लिख लो पहले, हमको इस क्वेश्चन में एरिया पूछा था, तो एरिया के लिए क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर कर दो, देख लो जो आंसर आएगा वो आएगा। ये रेडियस दिया है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उस क्वेश्चन में डी दे रखा है आपको, और रेडियस आ गया बेटा पाई आर स्क्वायर, करके देखो फिर आंसर मिला था। बेटा बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, VI लिख लेना क्वेश्चन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े काम की चीज, गधा कहीं का। अगर कोशिश हो सके तो फॉर्मूला भी, तरीका याद रखो, बाकी फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, बाकी तरीका याद रखो कैसे हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आसान है बहुत, बस समझ का फेर है कि साइन IC से tan IC निकालना है। बेटा डन डन। एरिया निकालो, एरिया क्वेश्चन में एरिया बोला था निकालने को ना। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। पाई डी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना? ऑप्शन देख लो है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। n की जगह क्या रखा हुआ है? म्यू, बाकी आंसर ऑप्शन बी वाला है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं देखो, ये मैं ब्रेक आपको 10 मिनट लिख रहा हूं, लेकिन ब्रेक मान के चलना कि 8 मिनट का ही है। क्यों? हट गया था, पुलिस भी आ गई तुम्हारे चक्कर में। ठीक है बच्चों, जाओ, 10 मिनट का ब्रेक है। लिखो बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। बेटा अभी ब्रीफ इंट्रो दूंगा, बाकी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है ना? तो बेटा स्फेरिकल लेंस 2 टाइप का होता है। स्फेरिकल लेंस 2 टाइप का होता है। पहला होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन वो आगे की बात है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके भी टाइप होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये सब अलग टॉपिक है, तो आगे बताऊंगा। प्लेनो कॉनकेव, लेकिन अभी बस जो आपने 10th में पढ़ा था उसका एक आइडिया आपको रफ सा दे रहे हैं।
तो 10th वाला, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा याद दिलाना है मुझे। तो बेटा ये लेंस होता था कॉन्वेक्स लेंस, सेंटर में थिक होता था और अपने कॉर्नर्स पे थिन होता था। बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है। इधर होता था F2 और इधर होता था 2F2, ठीक है ना, F2 और 2F2। बेटा यहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती थी, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये F2 से पास करती थी, F2 से पास करती थी, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते थे। कन्वर्जिंग लेंस बेटा उल्टा हो जाता है, मिरर में कन्वर्जिंग कौन था, कॉनकेव, लेंस में कन्वर्जिंग कौन है, कॉन्वेक्स, उल्टा। दूसरा बेटा अगर कॉनकेव की बात करूं, इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है, लेकिन एक एक करके देखेंगे इसको। कॉनकेव में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो बेटा F1 से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो F1 से डाइवर्ज होती हुई दिखती है। इसलिए ये वाला लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। मिरर और लेंस में कहानी उल्टी है, जो काम कॉनकेव मिरर करता है वो कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है वो कॉनकेव लेंस करता है, कहानी उल्टी है। वहां कन्वर्जिंग कॉनकेव होता है, यहां कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होता है, वहां डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स होता है, यहां डाइवर्जिंग कॉनकेव होता है, ठीक है ना। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस अभी आपको बता रहा जो 10th में पढ़ा था आपने। बेटा O मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, इतना आपको पता होगा। F1 हमारा 2 फोकस होता है इसमें, तो डिस्कशन को थोड़ा आसान रखने के लिए हम एक फोकस को प्राइमरी कह देते हैं। प्राइमरी फोकस वो फोकस होता है जहां पे रे एक्चुअल में कन्वर्ज करती है रिफ्रैक्शन के बाद, अगर पैरेलल रे, या वहां से डाइवर्ज करती है, तो इसका प्राइमरी ये हुआ और इसका प्राइमरी फोकस ये हुआ, क्योंकि यहां से डाइवर्ज करती हुई दिखती है। जो इसके अलावा फोकस बच रहा है उसको डिस्कशन में थोड़ा आसानी रखने के लिए हम लोग सेकेंडरी फोकस कहेंगे, ठीक है ना, बस डिस्कशन में आसानी रहे। तो जो फोकस एक और बच जाता है इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे, ताकि हमें आसान रहे चीजों को समझने में, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो 2 तरीके के फोकस इसमें F1 और F2 दोनों तरफ फोकस होता है, तो एक फोकस प्राइमरी होता है और एक फोकस क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी फोकस वो फोकस होता है जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है या वहां से डाइवर्ज करती हुई दिखाई पड़ती है। तो बेटा जब आपको मैं फोकल लेंथ का साइन पूछूं, तो फोकल लेंथ का साइन देखने के लिए हमेशा प्राइमरी फोकस को देखेंगे। तो बेटा देखो ये लेंस है, ये वाला डिस्टेंस F, ये वाला डिस्टेंस होगा इसके राइट साइड में है ये। तो बेटा मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि राइट साइड का डिस्टेंस क्या लिया जाता है, प्लस। तो बेटा इसका कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। प्राइमरी साइड का लेते हैं। अच्छा कॉनकेव में बेटा हम फोकस ये वाला लेंगे, प्राइमरी वाला लेंगे, तो कॉनकेव का फोकस पीछे आएगा, तो इसका F क्या होगा बेटा, नेगेटिव, इसका F होगा नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, लेंस में कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव। मिरर में किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, मिरर में किसका पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव होता है। तो मिरर में क्या होगा, कॉनकेव का पॉजिटिव और कॉन्वेक्स का नेगेटिव। बस यही मैंने बताया, दोबारा बता रहा, फिर गलत किया तुम लोगों ने। मिरर में भी यही होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव। चेक करके देख लो बेटा, मैंने बोला था सब कुछ बदल जाता है लेकिन फोकल लेंथ का साइन नहीं बदलता है। जब पढ़ाया था कौन मिरर तब भी बताया था मैंने कि सब कुछ, लेकिन तुम लोग गलती करोगे, बताया था ना एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा फिर भी गलत करोगे, देखो फिर गलत किया। इतना भावनाओं में नहीं बहते बेटा। कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉन्वेक्स का मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और लेंस का भी पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है।
बेटा सब कुछ बदल जाता है लेकिन फोकल लेंथ का साइन नहीं बदलता है। कॉनकेव है तो नेगेटिव चाहे कोई भी मिरर हो या लेंस, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव चाहे मिरर हो या लेंस। बेटा ये बात याद रखना, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सब कुछ बदल जाता है, मतलब जो काम कॉन्वेक्स करता है वो काम कॉनकेव मिरर करता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है लेकिन फोकल लेंथ का साइन सेम रहता है। गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूं मैं कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस उसका फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। समझ में आया? कुछ बात इसमें बस जनरल बातचीत, F1 और F2 में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपको लेंस दे दूं तो और पूछूं कि F1 और F2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? कोई डिफरेंस होगा? बेटा F1 और F2 में कोई डिफरेंस नहीं है। लेंस को आप उल्टा घुमा दोगे तो F1 F2 में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझसे पूछो कोई, मतलब लेंस के बनावट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा याद रखो साइन कन्वेंशन है कि जो लेफ्ट में रहेगा उसको F1 लिखेंगे और जो राइट में रहेगा उसको F2, बाकी फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया ना? लेंस के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मत कि F1 की तरफ ज्यादा मुड़ा होगा, F2 की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? क्लियर ना? बेटा F1 और F2 लेंस में कोई डिफरेंस नहीं, बस फिजिक्स में जब ड्राइंग बनाओगे तो जो लेफ्ट में रहेगा वो F1 और राइट में रहेगा वो F2 है, ठीक है ना? बेटा यहाँ C1 और C2 नहीं होता है। बेटा जैसे F1 के बाद मिरर में क्या होता था? F होता था, बाद में क्या होता था? C। इधर ध्यान दो गधों, ये F होता था और इसके बाद ये क्या होता था? C। अरे C होता था ना, F के बाद C लिखते थे ना, लेकिन यहाँ 2F1 लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि बेटा आगे जाके मैं बताऊंगा कि F इक्वल टू R/2 वाला जो रिलेशन है, F इक्वल टू R/2 रिलेशन किस में वैलिड होता है? लेंस में, मिरर में। तो आपको याद रखना ये बात, F इक्वल टू R/2 रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर मिरर, ये लेंस के लिए वैलिड नहीं होता है। F इक्वल टू R/2 रिलेशन लेंस के लिए वैलिड नहीं होता है, इसीलिए यहां पे C1 न लिख के क्या लिखते हैं? 2F1, क्योंकि C1 अब की बार फोकल लेंथ का डबल नहीं होता है। क्या होता है तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, आगे बताएंगे, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब ये मैं बस अभी कुछ बातें बता रहा हूं सिंपल कि यहाँ 2F1 की जगह C1 क्यों नहीं हुआ, 2F2 की जगह C2 क्यों नहीं हुआ। तो बेटा ये वाला रिलेशन लेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी जगह कुछ और करता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या करता है। समझ में आया ना? अभी नहीं जानना है इसको, तो इसीलिए आप लोग कुछ कॉमन बातचीत यहाँ पे याद रखिए, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, तो सब देखेंगे आगे जाके, कॉनकेव कॉन्वेक्स सब देखेंगे। क्लियर है? ये तो 10th की चीज बता रहा था अभी कि आपको याद हो। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें 3 रूल होता है, 3 रूल आपको पता है। अगर रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो प्राइमरी फोकस से पास होती है या प्राइमरी फोकस से डाइवर्ज होती है। अगर सेकेंडरी फोकस से पास करती है या सेकेंडरी फोकस को एम करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। दूसरा वाला यही था, मतलब पैरेलल हो तो F से पास हो तो पैरेलल। और लास्ट वाला इसमें क्या था? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो अनडेविएटेड पास होता है। इतना बात पता है ना? ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो अनडेविएटेड। फिर से होमवर्क, मिरर वाला तो किया होगा, कुछ ही बच्चों ने, सुनती ने तो भेजा था, कर बाकी बच्चों ने भी दिखाया था, एंजल ने भी दिखाया था। मिरर वाला बोला था ना 8 केस दिखाया था तुमने, कि झूठ बोल रहे हो? किसी और को देखो इसमें 8 केस इधर, इसमें दोनों मिला के फिर 8 केस बनेगा ना, बना के आना। मिरर में 8 बने थे ना, कॉन्वेक्स के 6, बेटा कॉन्वेक्स के 6 केस और कॉनकेव के 2 केस इसमें भी बनेंगे, ठीक है? ये 8 केस आप बना के आएंगे, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना? 3 रूल है, 3 रूल पे बना के आना। 10th की बुक देख लेना, नहीं होगा इंटरनेट पे देख लेना, लेकिन 8 बना लेना, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थिन लेंस फॉर्मूला। अगेन 10th की बात कर लेते हैं पहले, फिर बाद में हम लोग 12th की बात करेंगे। 10th वाला कंटेंट पहले खत्म करते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये बात सबको पता है ना? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है?
ठीक है बेटा, एक और बात, कॉनकेव जब मिरर का केस था तो रियल इमेज किधर बनता था, लेफ्ट में कि राइट में? कॉनकेव मिरर के केस में रियल इमेज किधर बनता है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। अरे मिरर कोई भी मिरर हो, अगर रियल बनेगा तो इधर ही तो बनेगा बच्चों, यहां डायग्राम होता है तो ऐसे बनता था। ये राइट है बेटा, लेफ्ट में बनता है मिरर में इमेज। अरे मिरर में रियल इमेज किधर बनता है, लेफ्ट में, लेकिन लेंस में रियल इमेज किधर बनेगा, राइट में। तो V का साइन मिरर में अगर रियल इमेज बने तो क्या होगा, माइनस, लेकिन लेंस में रियल इमेज बने तो V का साइन क्या होगा, प्लस। ये बात याद रखना, U का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, एक केस को छोड़ के। कौन सा केस? एक केस को, U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन एक केस को छोड़ के। अरे मूर्खम, मैंने बताया था अगर कन्वर्जिंग बीम हो, किसी ने बताया था ना, गधा हो तुम लोग। बेटा U का वैल्यू, V का वैल्यू बोलो क्लियर है पहले। अरे V का वैल्यू क्लियर है क्या? रियल इमेज अगर मिरर में बनेगा तो V क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताओ। रियल इमेज अगर मिरर में बनेगा तो V क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा, क्या हो गया, सो रहे हो तुम लोग? बेटा मिरर में रियल इमेज बनेगा तो V का वैल्यू क्या होगा, फिर पूछूंगा ध्यान से सुनो, V का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। लेंस में अगर रियल इमेज बनेगा तो V का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि मैंने लेंस बोला था पहले, क्या मैंने सही बोला ना, ठीक है। लेंस होगा तो राइट में इमेज बनता है तो V का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो V का वैल्यू क्या होगा? मिरर में वर्चुअल इमेज बन रहा है, V का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। अगर लेंस में वर्चुअल इमेज बन रहा है, V का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज किधर बनता है, लेफ्ट में। अरे फोकस से ही देख लो, अरे कहां गया यार, यहां पे देख लो, इस वाले केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, तो वर्चुअल इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट में। अरे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है ना फोकस पे, तो ये किधर बन रहा है, लेफ्ट में। फिर पूछूंगा मैं, बताओ दीपांशु, लेंस के केस में रियल इमेज बन रहा है, V का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद रहेगा ना, राइट में बनता है लेफ्ट। अब सुनो, U की वैल्यू, ऑटो केस के लिए U की वैल्यू, ऑटो केस के लिए U की वैल्यू नेगेटिव, मिरर में, लेंस में, लेंस में भी नेगेटिव, एक केस को छोड़ के करेक्ट, एक केस को छोड़ के जब बीम क्या हो, कन्वर्जिंग हो। बेटा मैं बता, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, अगर कन्वर्जिंग बीम होता है, बेटा अगर कन्वर्जिंग बीम होता है तो U को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट यहां मानते हैं। फिर अगर कन्वर्जिंग बीम हो, लिख लो, अभी भी लिख लो तुम लोग, अगर कन्वर्जिंग बीम हो, कन्वर्जिंग बीम में बेटा U आपका पॉजिटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। अगर कन्वर्जिंग बीम गिरा है, बेटा कन्वर्जिंग बीम गिरा है तो U की वैल्यू आपकी प्लस मानी जाएगी, U आपका पॉजिटिव होगा। अगर कन्वर्जिंग बीम है तो U पॉजिटिव, बाकी सारे केस में बिंदास होकर नेगेटिव लिखो, कन्वर्जिंग बीम को छोड़ के। अगर कन्वर्जिंग बीम है तो U ये डायग्राम कैसे बनेगा, लाइट ऐसे जाएगी, टकरा के ऐसे वापस आएगी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, लाइट ऐसे जाएगी और मुड़ जाएगी। अभी भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आ गया था एक बार, बच्चे पागल से हो गए थे, बोला था एक क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेगा एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, तो समझ जाना कि अब U पॉजिटिव की बारी आ गई है, ठीक है ना, ये लिखोगे क्वेश्चन में हिंट रहेगा। समझ में आया ना, ऑटो केस में U नेगेटिव रहेगा, एक केस मात्र जिसमें U पॉजिटिव रहेगा, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है ना।
बेटा इसमें एक मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच आई बाई एच ओ। इसमें माइनस नहीं होता, क्या होता है? वी बाई यू। एच आई बाई एच ओ माइनस नहीं होता है, वी बाई यू होता है। मिरर में क्या होता है? माइनस होता है, माइनस वी बाई यू। बाकी मतलब सेम है एम का। एम नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। एम पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। जो मिरर में कॉपी पेस्ट, जो मिरर में कॉपी पेस्ट। एम की वैल्यू के लिए मिरर वाला कॉपी पेस्ट कर लो। एम की वैल्यू नेगेटिव तो रियल, पॉजिटिव तो वर्चुअल, एक से बड़ा तो इनलार्ज, एक से छोटा तो डिमिनिश्ड, एक पे सेम साइज। एम इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन, इम्पॉसिबल। एम इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ना तो स्फेरिकल मिरर में ना स्फेरिकल लेंस में। ये कहीं पॉसिबल है, वो कहां है पॉसिबल है? कहां पॉसिबल है वो? प्लेन मिरर में। बेटा m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन इज ओनली पॉसिबल इन प्लेन मिरर, क्योंकि वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज हो ही नहीं सकता। इट इज ओनली पॉसिबल इन प्लेन मिरर। m इक्वल टू -1 कौन से लेंस में पॉसिबल है? m इक्वल टू -1 गधा। m इक्वल टू -1 कौन से लेंस में पॉसिबल है? कौन से में? कॉन्वेक्स में। अरे जो 6 केस बनाता है, 6 केस कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में। अब लिखो बेटा प्रूफ ऑफ मिरर फॉर लेंस फॉर्मूला। प्रूफ करेंगे इसका, ट्रायंगल वैंगल बनाएंगे बेटा। जो काम वहां किया था, जिसको मिरर समझ में नहीं आता दोबारा लेंस में मौका है सेम चीज समझने का। प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला। प्रूफ ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस लेके प्रूफ कर रहा हूं, बाकी कोई भी लेंस लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं बेटा f1 और 2f1 के बीच में, तो इसका इमेज किधर बनेगा? इधर f2 है, इधर 2f2 है, तो इसका इमेज किधर बनेगा? इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f2। अरे रियल इमेज बनेगा ना, तो रियल इमेज किधर बनता है? राइट में, लेफ्ट में? रियल इमेज राइट में बनता है। लेंस है बेटा, तो लेंस में C और F के बीच में इमेज रखते हो मिरर में, तो किधर बनता है? बियॉन्ड C। तो यहां C और F के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लेना इसको। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाओ। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा? F2 से। एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे अनडेविएटेड जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड रेज जाती है, तो ये रहा उसका इमेज, ये उसका इमेज रहा, ठीक है। फिर वही पुरानी कहानी, इसको ए बी नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब जितने लोगों ने प्रूफ किया था मिरर वाला ना, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है ये। देखो कैसे, इस पॉइंट को नाम m दे दो ऐसे करके, ये वाले पॉइंट का नाम m दे दो, OM, ठीक है। जहां पे ऐसे मुड़ी है उसको m दे दो, ठीक है, हो गया। देखो क्या सोचना है, ये आपको मैंने सिखाया था, वहां भी सिखाया था, यहां सिखा रहा हूं कि अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे क्या सोचना है? मुझे सोचना है पहले m वाले फॉर्मूले के बारे में। m वाला फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO और V और U। तो मुझे ऐसा ट्रायंगल को सिमिलर करना है जिसमें HI VI U है, मतलब दोनों HI VI U है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? OAB दिख रहा है। OAB में AB क्या हो जाएगा? HO, और OA क्या हो जाएगा? U। और फिर एक और ट्रायंगल बताओ कौन सा दिख रहा है? OA', कैसे बेटा? OA' क्या हो जाएगा? V, और A', क्या हो जाएगा? HI। A', B' क्या हो जाएगा? HI। अरे समझ रहे हो ना?
अरे ऐसे याद करोगे नहीं होगा याद ये। तुम ये सोचो कि क्या सोच रहे हैं हम। सबसे पहले एम वाला ट्रायंगल, एम वाले फॉर्मूले को प्रूफ करना सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा ट्रायंगल लूं, खुद दिमाग में अब चलेगा। तो बेटा ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश ओ, ओ डैश ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ एच आई की जगह क्या लूं, बताओ एच आई की जगह क्या लूं, इस डायग्राम को देखो बताओ एच आई की जगह क्या लूं, ए बी लूं, थप्पड़ मार दूंगा मैं तुरंत। ए डैश बी डैश मूर्ख को क्या हाइट ऑफ इमेज होता है, तो यहां पे क्या लूं, ए डैश बी डैश। अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लूं, ए बी। अब यहां पे होता है वी बाई यू, होता है ना वी बाई यू। अरे देखो एग्जामिनर को दिखाना है तो दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा है वो थोड़ी देखेगा कि तू क्या सोच रहा था, वो तो कॉपी में लिखा देखेगा ना। तो कॉपी में वी बाई यू देखना है, तो वी क्या है बताना, यहां क्या है वी डैश, वी क्या है ओ ए डैश, देखो ये ओ ए डैश है। और बताओ यू क्या है, इक्वेशन 1। अब देखो एक ऐसा ट्रायंगल इन्वॉल्व करना है जिसमें एफ हो और ए डैश बी डैश और ए बी दोनों, एफ भी हो और ए डैश बी डैश और ए बी दोनों। दिमाग देखो कैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे ए डैश बी डैश भी होना चाहिए और साथ में एफ भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, देखो कौन सा है, F2 ए डैश बी डैश और F2 ओ एम। अब बोलोगे सर ए बी तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, अरे ओ एम ए बी के इक्वल है कि नहीं है, ए बी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, लेकिन ओ एम ए बी के इक्वल है कि नहीं। कौन सा ट्रायंगल लेना हो, अरे समझ में आ रहा है कौन सा ट्रायंगल लेना हो, जिसमें एफ ओ ए डैश बी डैश भी और ए बी भी हो। तो ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला एक ए डैश बी डैश F2, एक ट्रायंगल लिया ओ एम F2। अब बोलोगे सर ओ एम F2 में ए बी कहां है, ओ एम ए बी के इक्वल है, पैरेलल लाइंस है ना। तो अब फिर से क्या निकालूंगा मैं, अब ट्रायंगल लिख लो पहले, कौन सा ट्रायंगल खुद लिखो, ट्रायंगल कौन सा लिखूंगा। अरे ऐसे ही मिरर को भी प्रूफ करना है, कोई भी केस आ जाए ऐसे ही सोचना है, पहले यही प्रूफ करना होता है, फिर बाद में एक ट्रायंगल खोजना होता है जिसमें एफ भी हो ए भी हो और ए डैश बी डैश भी हो, ऐसा। तो कौन सा ट्रायंगल लूं बताना, तो ट्रायंगल लूंगा बेटा F2 ए डैश बी डैश, ये सिमिलर किसके होगा, F2 बेटा ट्रायंगल F2 OM, ठीक है ना, सही लिख रहा हूं ना, ओ की जगह, हाँ ठीक है, F2 OM। अब यहां से फिर से क्या निकालोगे, HI बाई HO, अरे फिर से ये वाली चीज सेम निकालोगे, तो इधर तो रख दो ए डैश बी डैश। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, और बेटा यहां ए बी की जगह क्या लिखोगे, OM लिख दो। अब देखो इस तरफ ये किसके इक्वल होगा, OF2, किसके इक्वल होगा, OF2। अच्छा पहले ऊपर वाला लिखना है, बाहर वाले का लिखना है, पहले ए डैश बी डैश वाले ट्रायंगल से लिखना है। तो क्या लिखूंगा, ए डैश F2, क्या लिखूंगा, ए डैश F2, फिर क्या लिखूंगा बोलो, OF2। हो गया, बस हो गया, प्रूफ हो गया। जिसको ये दिख गया प्रूफ हो गया। अब क्या ही रखा है इसमें, दिखा क्या ये बेटा, दोनों ट्रायंगल से HI बाई HO निकालते हैं, बात इतना ही करना होता है, एक में VU हो और एक में F के साथ रिलेशन हो। दीक्षा बताओ, क्लियर, खुशी, Yes sir. ठीक है चलो। अब इसके बाद देखो क्या करना है, ए डैश बी डैश HI है, OM आपका HO है, दिख रहा है, OF2 आपका क्या है, OF2 F है, OF2 क्या है, F है, AF2 ए डैश F2 क्या है, ए डैश F2 क्या है, VUF में से कुछ है क्या, O डैश, देखो ये ए डैश F2 VUF में से कुछ है क्या, नहीं है ना, तो इसको VUF के टर्म में कन्वर्ट करो। कैसे बेटा, यहां से लेके यहां तक OA डैश माइनस OF2 कर दूं। अरे क्यों कर रहा हूं, OA डैश V हो जाएगा और OF2 F हो जाएगा, तो AF2 कुछ भी नहीं था ना, V और U और F में से, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो इसको हटा के क्या कर दूं, तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में ए डैश बी डैश अपन ए बी कर दूं,
ए बी कर दूं, ओ एम ए बी के इक्वल है ना। ए डैश एफ टू को क्या लिखूं बच्चों, ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू। अरे बोलो ये दिखा क्या, दिख रहा है ना सबको। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका मैं प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूं बेटा। लॉजिक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ए डैश एफ टू कुछ था नहीं, न तो वी था, न तो यू था, न तो एफ था, तो हमें उसके टर्म में कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ड्राइंग देख लिया कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर दो, हो गया ना। बस अब कहानी हो गई खत्म। इसको इक्वेशन सेकंड कह लो। अब फिर बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। प्रूफ हो गया, जल्दी कर लो अब बेटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला, ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू ए डैश ओ, कोई बात नहीं, माइनस ओ एफ टू अपॉन ओ एफ टू। बेटा अब इसमें कोई रट्टा मारेगा तो मूर्ख है वो। F1 F2 भूल जाओगे सब, F1 की जगह F2 लगेगा, पता नहीं क्या क्या लगेगा। अरे तुम याद कर लो ना, ट्राइंगल देख देख के सोच सोच के करो। एक ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकालना है, दूसरे से भी निकालना है, दूसरे वाले में F इन्वॉल्व होना चाहिए बस। और कॉमन सेंस लगाओ, कौन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है उसको हटा दो। बेटा रटोगे तो ही रट नहीं पाओगे, ऑप्टिक्स को बता रहा हूं, ऑप्टिक्स अब नहीं रट पाओगे, क्योंकि उसमें सिंबल बिना मतलब कि अब कोई बच्चा ए डैश बी डैश ओ डैश करने लगे तो एग्जाम जाते जाते जहां बी है वहां एफ हो जाएगा, दिक्कत में फंस जाओगे, सारा प्रूफ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बेटा ओ ए डैश, अब इसको क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। ओ ए डैश की वैल्यू क्या पुट करूं, ओ ए डैश की वैल्यू क्या पुट करूं, देखो ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश वी है, तो बेटा वी प्लस में पुट होगा। अरे वी प्लस में पुट होगा, राइट में है। ओ ए क्या है, माइनस यू पुट होगा, लेफ्ट में है। ए डैश ओ क्या है, फिर से वही वी है, प्लस में पुट होगा। ओ एफ टू क्या है, ये एफ है, तो इसका एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो ये प्लस में पुट होगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे भी प्लस में पुट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू वी इज इक्वल प्लस यू एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर इसको इधर, क्या हुआ आरुष, सदमे में तो नहीं? आरुष ठीक है, क्या हुआ? अब दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, यू वी एफ से। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, यू वी एफ से। तो यहां अगर डिवाइड करोगे यू वी एफ से तो वी एफ अपॉन यू वी एफ, यहां भी माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, यहां भी डिवाइड करो प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ, डिवाइड कर दो। देखो क्या क्या कट रहा है, वी एफ कट रहा है, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन यू वी कट रहा है, क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन एफ, प्लस यहां क्या बचेगा यू एफ कट रहा है 1 अपॉन वी। बस इसको उधर भेज दो, इसको इधर, प्रूफ हो गया। बेटा v उधर 1 बाई यू इधर 1 बाई एफ इधर, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या प्रूफ हुआ, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू ओ ए डैश और ओ ए की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1। अरे लिख लो पहले, ये फाइनल एक्सप्रेशन इसका ये आएगा ना, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ। बेटा डन, बेटा लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन 1 से क्या पता चला, देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या होगा माइनस एच आई। अरे माइनस एच आई क्यों लिया, नीचे है ना, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है माइनस एच आई। ए बी क्या होगा प्लस एच ओ,
इज इक्वल्स टू v बाई यू। v कितना है, ओ ए डैश क्या होगा v, और ओ ए क्या होगा माइनस यू, माइनस माइनस कट जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू v बाई यू, और यही किसके इक्वल होता है m के। ये भी प्रूफ हो गया, इक्वेशन 1 से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इन दुखी क्यों हो तुम लोग? बच्चों दुखी हो, अब नहीं झेल पाओगे कि झेल लोगे, बताओ? नहीं झेल पाओगे। अब इसके बाद देखो मुझे क्या पढ़ाना रह गया है, एक इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन कराना है मुझे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन बोलो कराऊं? इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, सबसे बड़ा डेरिवेशन इस चैप्टर का है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो बोलो कराऊं, अभी आज कराऊं? चलो होमवर्क लिख लो फिर, कोई बात नहीं। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है एमटीजी से कर लेना। कहां से एमटीजी है, यहां पे रखो, मैं बताता हूं। इसके बाद देखो मुझे पढ़ाना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, बस उसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर, मतलब पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। थोड़ा जल्दी, थोड़ा एक मैराथन क्लास लगे तो रे ऑप्टिक्स लंबा खींचता है ना, इसीलिए हालांकि काफी खींच गया है। अगर एक दिन और संडे को इस तरह क्लास मिल जाएगी, मतलब उससे पहले ही वीक में थोड़ी देखेंगे, खत्म करने का कोशिश करेंगे। 7 वाली क्लास 7:30 कर देंगे, ऐसा कोशिश करेंगे जिससे आपका काम हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो मतलब आप फिजिक्स का सिलेबस आपका खत्म। वेव ऑप्टिक्स में क्या है ना, वेव ऑप्टिक्स एक वीक के अंदर 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद डुअल नेचर 2 क्लास में, न्यूक्लियाई आधे क्लास में, ठीक है, एटम्स मान लो 2 क्लास में, और सेमीकंडक्टर 2 क्लास में। और किसी किसी दिन आप लोग अच्छे संडे को आ जाओगे तो पूरा डुअल नेचर एक बार में खत्म, एक बार में पूरा डुअल नेचर खत्म। एक संडे को आ जाओगे, एक बार में पूरा सेमीकंडक्टर खत्म। चलो लेंस के पहले तक सारा कर लेना, ठीक है ना। ये बुक किसकी है, आरुषि। ठीक है, जाओ जल्दी छोड़ दिया, एंजॉय करो।